मेजर जनरल सीपी सिंह। मेजर जनरल सीपी सिंह को दिसंबर 1979 में इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया था। वे क्वालिफाइड हेलीकॉप्टर पायलट हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर उड़ाने का 1000 से अधिक घंटों का अनुभव है। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने सम्मानित कमांड और स्टाफ पोजीशन पर काम किया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर और श्रीलंका सहित विभिन्न ऑपरेशनल एरियाज में सर्व किया है। स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल अफेयर और मिलिट्री हिस्ट्री में उनका गहरा इंटरेस्ट रहा है। अपने आर्मी के करियर के दौरान उन्होंने एमए, एमएससी, एमबीए, एलएलबी और डबल एमफिल, एक डिफेंस मैनेजमेंट में और दूसरी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की क्वालिफिकेशन पूरी की है। जनरल सीपी सिंह को श्रीलंका में हुए ऑपरेशन पवन में वीरता के लिए राष्ट्रपति की ओर से मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया है। उन्हें विभिन्न पोजीशंस पर की गई बेहतरीन सर्विसेज के लिए 4 सेना कमांडर द्वारा कमीशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने केरल और लक्षद्वीप के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी के रूप में भी सर्व किया है और इस दौरान उन्होंने 60,000 से अधिक एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की है। भारतीय सेना में 36 साल की प्रभावी सर्विस देने के बाद वे दिसंबर 2015 में एक्टिव सर्विस से रिटायर हुए। इंडियन आर्मी से अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद वो एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में डीन स्टूडेंट वेलफेयर और कैंपस में शामिल हो गए। मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स में सभी ने उनकी वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज और स्टूडेंट्स के साथ फुल इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको सम्मान दिया। उन्होंने 30 महीनों के लिए एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान में सर्व किया। जीवन में कभी रिटायर न होने के हौसले के साथ जनरल ऑफिसर ने 2018 में रिजोल्यूट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली एक कंपनी है। वर्तमान में सीपी सिंह जी इसी कंपनी में सीनियर डायरेक्टर हैं। 3 बार कैंसर का सामना कर चुके और युवा उत्साह से भरे सीपी सिंह एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। वो रोज 6 किलोमीटर पैदल चलने और 12 किलोमीटर साइकिलिंग के साथ गोल्फ और अन्य स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं। उन्होंने भारत और विदेश में कई यात्राएं की हैं। वो किताबों के पढ़ने के शौकीन हैं और बेहतरीन लेखक हैं। उनके कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आर्मी और नामी सिविल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। एट प्रेजेंट अपने खाली समय में सीपी सिंह जी अपनी विशाल नॉलेज और एक्सपीरियंस को डिफेंस पर्सनल और एक सर्विसमैन के साथ एक सफल पोस्ट रिटायरमेंट करियर को बनाने के लिए शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो युवा स्टूडेंट्स को एक विजन के साथ अपने करियर को चुनने और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से एक सफल लीडर बनने के लिए मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेजर जनरल सीपी सिंह। Shall we start? इंट्रोडक्शन ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੈਕ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੈਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। अपने तो बाद जिदा आप हमेशा चलता ही है 20-25 मिनट ये अपनी गल रखेंगे, उस तो बाद आप कोई चीज़ अपनी ऐड ऑन करनी है या सानू लगता भी कोई साडे मन च प्रश्न है वो असीं कर सकते हैं। मेजर जनरल सीपी सिंह अपनी गल रखो। नमस्कार। I request everybody कि अपना ये म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज पीछे से आवाज ठीक नहीं आती है। प्लीज म्यूट द थिंग। थैंक यू सो मच। कोई बाकी कोई होएगा असीं कर दांगे पिछों ना, सारा सपोर्टिंग स्टाफ है कर देगा म्यूट। Shall we start? हाँ सर करिए सर। ओके। नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल दोस्तों। आज बहुत गौरव की बात है कि पंजाब पल्स ने मुझे यहाँ पे बुलाया है आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक था। पहले मुझे लगा कि शायद आप सब लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, तो शायद मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया एंड मैंने सोचा कि मैं एक सोल्जर होने के नाते एक निष्पक्ष विचार इस ऑपरेशन के बारे में अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसके बाद जो इंटरेक्शन कह सकते हैं या क्वेश्चन आंसर नहीं कह सकते, नॉलेज शेयरिंग सेशन है जिसमें कि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो वो आप हम सबके साथ में साझा करें। एट द वेरी आउटसेट एक बहुत सैड इंसिडेंट था
जो 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार, शायद हम इसको अवॉइड कर सकते थे, और अगर अवॉइड कर सकते तो बहुत अच्छा रहता। देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, और एक पॉजिटिव एनालिसिस, इंडिया फर्स्ट, इस देश हित में जो बात मुझे सही लगती है वो मैं आप लोगों के सामने अगले कुछ मिनटों में कहना चाहता हूं। टू स्टार्ट विद, जो सिख धर्म है वो सनातन धर्म का, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हिंदू धर्म जो आजकल जिसको कहते हैं, उसका ही एक हिस्सा है। देखिए, ईश्वर की प्रार्थना करने के जो तरीके हैं, ईश्वर एक ही है, चाहे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, तो सब एक ही हैं। उसके पूजा करने के, उसकी अर्चना करने के, उस तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और वो तरीके किसी ने, चाहे जीसस क्राइस्ट ने बताया हो, चाहे अल्लाह ने मोहम्मद जी ने बताया हो, या गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया हो, वो अलग अलग हो सकते हैं। चाहे सनातन धर्म में किसी ने, गुरु ने बताया हो, चाहे आर्य समाज में स्वामी दयानंद जी ने बताया हो, वो तरीके अलग अलग हैं। आज भी जैसे राधा स्वामी वाले हैं, वो एक अपना तरीका बताते हैं, वो समझाना और प्रैक्टिकल तरीके से, लेकिन सबका, सभी धर्मों में बातें एक ही हैं, धारण करने योग्य। धर्म मतलब धारण करने योग्य बातें, यानी वो बातें जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिनको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, और वो सभी धर्मों में सेम है। तो हम सभी धर्मों को एक ही मानते हैं, और एज ए सोल्जर होने के नाते हम तो ये मानते हैं कि हमारा एक ही धर्म है, वो है इंडियन, और हमारी एक ही कास्ट है, वो है फौजी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 36 साल में मैं फौज में रहा, और मेरे बहुत सारे सिख जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की इस वेबिनार में भी उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और मुझे इसमें कोई धर्म के नाम पे अपने देश में कोई भेदभाव समझ नहीं आता। लेकिन क्या हुआ कि 1980 के टाइम पे पाकिस्तान की ओर से एक मुहिम चलाई गई, और इसके पीछे आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो हमने बांग्लादेश में किया उसका बदला लेना चाहता था। तो उसका बदला लेने के लिए उसने एक दिमाग में, जो क्योंकि सबसे नजदीक उसके पाकिस्तान के पंजाब ही पड़ता है, तो वहां पे ऐसे लोगों को खड़ा किया जो कि एंटी इंडिया या एंटी नेशनल बातें करे। जब ये कोई आदमी किसी बात से पीड़ित है, उसको कोई ग्रीवेंस है सरकार के खिलाफ, देश के किसी भी समाज के खिलाफ, तो उसको जब ये बातें करी जाती हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, और इसी से जो समाज का जो है रेडिकलाइजेशन शुरू होता है। समाज का जो आजकल आप देख रहे हैं, जो हार्डलाइनर शुरू होते हैं, जो बदलाव शुरू होता है, सब लोग प्यार मोहब्बत से एक साथ रह रहे थे, उसमें आपस में फर्क आना शुरू हो जाता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं गांव का रहने वाला हूँ, आप सभी पंजाब के गांव में ही रहने वाले होंगे, एंड गांव से ही चल के आगे बढ़े होंगे। तो जैसे दो भाई होते हैं, एक जॉइंट फैमिली होती थी, उसमें दो भाई होते थे, दोनों भाई अपने आराम से प्यार से एक साथ में काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, साथ साथ रहते थे, दोनों खुशहाल थे, दोनों अपने मजे से शाम को बैठते थे, कोई किसी में मतभेद नहीं था। उनके बीच में एक जिम्मेदार आ जाता है, एक गांव का बदमाश आदमी आ जाता है, जिसके पास पैसा भी है खर्च करने के लिए, और वो उसके पास अपना लठ भी है, और वो आदमी आके छोटे भाई को बहकाना शुरू कर देता है कि देख यार, तेरा बड़ा भाई जो है वो तो तेरे साथ बहुत अन्याय कर रहा है, तेरे को जमीन अच्छी नहीं दी, तेरे बच्चों को ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, अपने बच्चे तो देख कितने अच्छे पढ़ा लिए। वो कहता है भाई हाँ, ये बात तो मुझे भी लगती है कभी कभी, कहता है नहीं देख, बिल्कुल सही बात है, तेरे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो वो दिन रात आदमी वही बात सोचता है, और हर चीज को उसी लहजे में देखने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे करके वो उसको कहता है आजा चल, तेरे को हम दारू भी पिलाते हैं, आजा, तेरे को जरूरत पड़े तो हम तेरे साथ लड़ने के लिए खड़े हैं, तू चिंता क्यों कर रहा है, तू खड़ा हो जा अपने बड़े भाई के सामने और बोल दे कि मेरे को तो अलग होना है, मेरे को तो न्यारा होना है, मेरे को अपना घर अलग करना है, मेरा खेत बांट के अलग दे दो। ऐसा ही कुछ हुआ 1980 में, जब पाकिस्तान ने ये कीड़ा, ये दिमाग में बात कुछ चंद लोगों के दिल में डाली जो कि पंजाब के रहने वाले थे, और उन्होंने
जो कि पंजाब के जो सिख जो मेरे साथी हैं और जो होते हैं वो बहुत अच्छे सोल्जर रहे हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, एक्सीलेंट वॉरियर्स, वेरी हार्डकोर नेशनलिस्ट और बहुत ही सिंसियर काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही पायस होते हैं, ईश्वर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। कोई इस तरह की बातें, अलगाववादी बातें नहीं करते, इस तरह की कट्टरपंथ की बातें नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे कुछ दिमाग में इस तरह की बातें डाली गई, उनको पैसा दिया गया, उनको ड्रग्स दिए गए, उनको नशे की आदतें डाली, और जो समाज के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके जो गलत काम थे, उनको एक एंटी नेशन, एक धर्म का जामा पहना दिया गया। यानी वो जो गलत काम कर रहे थे, जो कि कानून के द्वारा मान्य नहीं है, उस काम को बोला कि नहीं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, ये तो धर्म के नाम पे सब सही है। और ऐसा करके उन लोगों ने उनको जो मेन स्ट्रीम है देश की, उससे दूर कर दिया। थोड़ा उनको अलगाववाद का, एक्सट्रीमिज्म का, हार्डकोर का उनका एक डोज दे दिया, जिससे कि वो जो मुख्य समाज है उससे धीरे धीरे दूर होने लगे। अब जब ये बिल्डर वाले जो थे, इन्होंने उस टाइम के मोर्चा खोला और इस तरह की बातें करने लगी, मिलिटेंट वाली बातें करने लगे, एंटी नेशनल बातें करने लगे, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद हाँ ये सही कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ गए। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी था कि उस टाइम पे जो शिरोमणि अकाली दल है वो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब की, और कांग्रेस जो उस टाइम पे थी उसका कोई चांस नहीं था पंजाब में पैर जमाने का। तो कांग्रेस ने बोला कि अगर हमें शिरोमणि अकाली दल के सामने किसी को खड़ा करना है तो वो ऐसे ही आदमी को खड़ा करना है जो कि धर्म के नाम पे उनसे ज्यादा रेडिकल हो, उनसे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म हो, और उस आदमी को उन्होंने पूरी छूट दी। तो ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं, और पॉलिटिकल ही रीजन रहा कि वेंडर वाले को इतनी छूट दे दी गई कि इतना बड़ा जो है वो किरदार बन गया, और वो फिर धीरे धीरे जो उसके मेंटर्स थे जिन्होंने उसको शय दी थी, वो उनके हाथ से भी बाहर निकल गया। और फिर उन्होंने हथियार इकट्ठे करने शुरू किए, जो कि पाकिस्तान से रेडीली उनको मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो अपने गुरुद्वारे हैं, उनको कंट्रोल में किया और उनमें हथियार जमा करने, इकट्ठे करने शुरू किए। अभी धीरे धीरे जो मॉडरेट लोग थे वो भी इनकी बातों में आने लगे और उनसे प्रभावित होने लगे। सबसे बड़ी गलती की 1982 में, मैं गलती कह सकता हूं, जो भी उस टाइम पे जो थॉट थी, श्री हरचंद सिंह लोंगोवाल जी ने उनको परमिट कर दिया कि आप गोल्डन टेम्पल प्रेमाइसेस में आप अपना अड्डा बना सकते हैं, आप गोल्डन प्रेमाइसेस में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि शायद स्टेट जो है उनको गिरफ्तार कर ले। तो ये जब उनको शय दी जा रही थी पॉलिटिकल बेसिस पे, धर्म के नाम पे, रेडिकल के उसके नाम पे, तो जो स्टेट पुलिस थी वो काफी डिमोरलाइज हो गई, काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई, उनको खुली छूट नहीं थी काम करने की। और इसी का नतीजा हुआ कि जब वो इतने हावी हो गए कि 1983 में डीआईजी अटवाल की गोल्डन टेम्पल प्रेमाइसेस में शूट आउट कर दिया, उनकी हत्या कर दी। वही टाइम था जब लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था कि उसी लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के नाम पे सरकार को उन्हें गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और एंगल था कि सीआईए पाकिस्तान को मदद दे रहा था, अमेरिका की जो एजेंसी है, और केजीबी जो रशिया की एजेंसी है, उन्होंने कुछ डाटा इकट्ठा किया। सही है गलत है इस मामले में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ डाटा इकट्ठा किया और इस बात के सबूत उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने पेश किए कि आईएसआई और सीआईए मिलके ये खालिस्तान का वो सफल करना चाहते हैं। श्री राजीव गांधी जी भी रशिया गए, उनको उन्होंने वहां पे कन्विंस कर दिया कि ये जो मुहिम चल रही है ये बांग्लादेश का बदला लेने के लिए है, और ये जो पाकिस्तान से पूरे सीआईए के हथियार और पैसा ये भिंडरवाले के पास में आ रहा है। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो एक तरह से मिलिटेंसी बहुत भिंडरवाले जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि फौज को उनको बाहर निकालने के लिए भेजा जाए। अभी एक फौजी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये फौज का काम नहीं है,
और उस टाइम पे ये जो मिलिटेंसी जो हुई थी, जो टेररिज्म जो एक्शन है, वो नई नई चीज थी। आज से 40 साल पहले की बात है, आज 39 ईयर्स हो गए, तो करीब 40 साल पहले ये चीज शुरू की गई थी। तो जो मिलिटेंसी के बारे में और जो दूसरे कंट्री से चलाए जाने वाले टेररिज्म ऑपरेशंस के बारे में इतनी नॉलेज हम लोगों को नहीं थी। तो पाकिस्तान से ये खबर निकल के, इंटेलिजेंस के थ्रू ये खबर आई, और रशिया की केजीबी ने उसको सपोर्ट किया, जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि भाई ऐसा है कि ये भिंडरावाले जी के द्वारा खालिस्तान डिक्लेयर कर देंगे एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, और वो फिर पाकिस्तान से मदद मांगेंगे कि आप आके हमें सपोर्ट करिए एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। और उनको मदद करने के लिए पाकिस्तान की फौज पंजाब में आ जाएगी और यहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहरा के एक अलग देश बांग्लादेश की तरह यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा। इसी जो बेसिस पे इंदिरा गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब इसको खत्म करना है, और भिंडरावाले और उनके सपोर्टर्स को गोल्डन टेम्पल से निकाल बाहर करना है और उनको गिरफ्तार करना है। और इसके लिए उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि ये जून 1984 के फर्स्ट वीक में ये एक्शन करना है। अब जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम लोग जाति और किसी रिलीजन को नहीं मानते। तो जो चीफ थे उस टाइम, जनरल वैद्या थे, आर्मी कमांडर जनरल सुंदर जी थे, और जनरल बुलबुल ब्रार कहते हैं उनको, जनरल ब्रार, वो जीओसी थे। उनको ये काम दिया गया, और आपको ये जानकर मतलब फख्र होगा, और हमें सभी को है कि इसमें हमारी रिलीजन और कास्ट का कोई भेदभाव नहीं था। और जो ऑपरेशंस में 6 लोग इन्वॉल्व थे, 6 कमांडर्स इन्वॉल्व थे, उनमें से 4 सिख थे। एंड दे वर कन्विंस कि एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं इनको देश से बाहर निकालना है। उसमें 2 गलत फहमियां थी लोगों के दिल में। वाले जी को ये लगा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर तो सरकार कभी फौज भेजेगी नहीं, और हम कोई छोटा मोटा एक्शन होगा तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। और दूसरी फौज को भी ये लगा कि शायद कुछ छोटे मोटे थोड़े ऐसे लोग होंगे, थोड़े बहुत हथियार होंगे उनके पास, और हम इसको 2-4 घंटे में इस ऑपरेशन को खत्म कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, 500 प्लस कैजुअलिटीज हुई, 1600 मिलिटेंट्स अरेस्ट किए गए। और सबसे ज्यादा मुख्य चीज है ये जो 2-3 दिन का जो ऑपरेशन चला, आर्मी की भी 83 कैजुअलिटीज हुई, जिसमें 4 ऑफिसर्स भी कैजुअलिटी हुए। कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो बहुत हर्ट हुए। वो जो पंजाब के लोग थे, जो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की, नहीं यार ये नहीं, गोल्डन टेम्पल के अंदर। और अगर आप मेरे से पूछे, मैं भी फौज में था उस टाइम पे, जब हमें ये खबर लगी, ऐसे नहीं, ये बहुत एक दुखद बात है, दुखद घटना है। शायद हम इसको अवॉइड कर सकते थे, शायद हमने कोशिश करी या नहीं करी, या जो इतनी हमें उस टाइम नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक कहीं दिल में एक कचोट सी हुई कि नहीं, इसको अवॉइड किया जा सकता था इस बात को। अब जो एक्शन हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, सारे जो मिलिटेंट्स थे उनको पकड़ लिया गया, उसमें कुछ लड़ाई करते हुए उनकी डेथ हो गई। फिर बाद में पूरे पंजाब में जो भी क्लीनिंग ऑपरेशन चला, और सारे जो मिलिटेंट्स थे उनको, मिलिटेंसी को दबा दिया गया। इसके जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, उसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुए। कई जो सिख रेजिमेंट्स थे, उसमें जो नए रिक्रूट थे सिख, उन्होंने जोश में उन्होंने एक तरह का रिवोल्ट किया, उन्होंने उनको बुरा लगा, उनको फिर बाद में पैसे का किया गया। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी रिजाइन किया, कुछ पब्लिक सेंटिमेंट्स भी दिखाई दिए। विदेशों में जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी इसको काफी बुरा माना। और फिर काफी लोगों ने जो अवार्ड्स मिले थे, उनको अवार्ड्स को वापस किया। और उसके कुछ महीने के बाद की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और जनरल वैद्या का असैसिनेशन हुआ। एंड प्राइम मिनिस्टर के जो असैसिनेशन हुआ उनके गार्ड्स ने अक्टूबर में 1984 में, तो उसके बाद दिल्ली में बहुत सारे राइट्स हुए। जो रोष था जनरल पब्लिक का, वो सिखों के और हिंदुओं के बीच में
आपस में निकला, बड़ी मुश्किल से उसको शांत किया गया। उस टाइम पे फिर पुलिस को बहाल की गई। उसके बाद एक उस टाइम तो दबा दिया गया, लेकिन फिर एक इंसर्जेंसी पंजाब में शुरू हुई, जो पाकिस्तान की तरफ से उनको काफ़ी मदद दी गई, और जो यूथ था उनको जो है फिर से भड़काया गया, और ये इंसर्जेंसी करीब 10 साल तक चली। और फिर उसके बाद जो पंजाब पुलिस के रॉड्रिक्स थे डीजीपी, और फिर उसके ये रुबेरियो थे, सॉरी, और केपीएस गिल थे, उन लोगों ने मिलके वो मिलिटेंसी उतने हद की नहीं बढ़ने दी गई जितने की भिंडरावाले के टाइम पे थी, और फिर उसको समाप्त किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि नुकसान, देखिए कोई भी दो पार्टियां लड़ती हैं, नुकसान तो घर वालों का ही होता है। जो भी दो, मैंने शुरू में बोला था, भाई भाई थे, जब उनके बीच में कोई तकरार होती है तो रेपुटेशन तो अपने घर की, फैमिली की खराब होती है, अपने देश की खराब होती है। और पंजाब के अंदर जो है, जो इतने दिनों तक मिलिटेंसी चली, उसकी वजह से इंडस्ट्री आनी कम हो गई, रोजगार मिलने कम हो गए। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और रोजगार नहीं मिल रहे थे, वो विदेश चले गए, बाहर चले गए, कनाडा चले गए। जो संपन्न थे, अमीर लोग थे, उन्होंने अपना बिजनेस उठा के पंजाब से बाहर चले गए। तो एज ए रिजल्ट पंजाब जो है वो एज ए स्टेट नेग्लेक्ट हो गया। अगले 10 साल इंसर्जेंसी चली, और उसके बाद आप मान लीजिए कि और 20 साल तक वो एक नेग्लेक्टेड स्टेट में रहा, जहाँ का जो यूथ था उसको नौकरियां ज़्यादा नहीं थी, खेतीबाड़ी करने वाले भी लोग नहीं बचे, जो बाहर से लोग आते थे काम करने के लिए, उनमें भी एक एप्रीहेंशन सा बन गया, और ये डिटोरेशन एक स्टेट का जो शुरू हो गया। इनफैक्ट मैं अभी बात करूं, मेरे एक मित्र हैं जो पंजाब के ही हैं, मेरे साथी थे ब्रिगेडियर, मैं उनसे बात कर रहा था, वो मेरे पास आए, मेरे घर में रहे, तब हम बात कर रहे थे कि पंजाब में जो खेती के जो रेट्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड के जो रेट हैं, वो राजस्थान से भी कम है। वैसे यार क्या बात कर रहे हो, पंजाब तो इतना प्रॉस्परस लैंड है, ऑलमोस्ट सब जगह तक सड़क है, तो इसे सर आप ले लीजिए, सड़क के सहारे खेती की जमीन राजस्थान से सस्ती है, क्योंकि खेती करने वाला ही कोई नहीं है। जो बुजुर्ग लोग रह गए हैं जिनको पंजाब से थोड़ा प्यार था, अदरवाइज जो यंग बच्चे हैं वो तो सब विदेश जा चुके हैं, या फिर वो दिल्ली में और दूसरे स्टेट्स में जाके नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह जो स्टेट का जो एक नेग्लेक्ट हुआ, और जो बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, और जो इतना संपन्न स्टेट था वो धीरे धीरे करके डिटोरेट हुआ, वो हम सब के लिए एक दुखद बात है। आप सब लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कारण कुछ भी रहे हों, कारण चाहे पॉलिटिकल रहे हों, चाहे सोशियो इकोनॉमिकल रहे हों, चाहे पड़ोसी देश की तरफ से इंसर्जेंसी शुरू की गई हो, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली पंजाब स्टेट का हुआ। फिर एक जो पिछला दशक है, जो पिछले 10 साल कह सकते हैं आप, जब से सरकार चेंज हुई है, बीजेपी की सरकार चेंज हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी लगता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करने के पीछे ये लोग थे, तो शायद उस स्टेट को थोड़ा नेग्लिजेंट रखा गया या अंडर डेवलप्ड रखा गया। आई एम सॉरी, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये था, हो सकता है ना हो, और शायद ना हो तो यही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, जब सरकार बदली हुई पिछले 10 साल में, 9 साल कह लो या 10 साल कह लीजिए, तो उन्होंने ये पंजाब की जो पोटेंशियल है, पंजाबी जो लोग हैं, जो सिख समुदाय है, इनका जो पोटेंशियल है, इनकी जो कर्मठता है, इनकी जो ताकत है, जो इनकी बहादुरी है, उसको समझा, और उन्होंने इस अपने बिछड़े हुए भाई को वापस अपने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी, फिर से गले लगाने की कोशिश करी, और जो सेंटिमेंट्स उस टाइम पे हर्ट हो गए थे, उन सेंटिमेंट्स को वापस से बहाल करने की, उन लोगों को देश की मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी, और उन सेंटिमेंट्स को फिर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की शुरुआत करी, जिसमें बहुत सारी शुरुआतें करी, जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला है, और कुछ जॉब्स क्रिएट किए हैं, जो इंडस्ट्रीज काफ़ी पंजाब में लाने की कोशिश करी है, जीएसटी एग्जेम्पशंस भी दे रहे हैं जो रिलीजियस सामान के, फंक्शंस के, लंगर के सामान के लिए, और जो यहाँ पे इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं पंजाब में, उन लोगों को सारी सुविधाएं भी मुहैया करना चाहते हैं।
1984 का भी लोगों को एक दिल में कसक थी कि 1984 में सिखों के साथ में सही नहीं हुआ दिल्ली में। तो 1984 के भी जो विक्टिम्स हैं वो केसेस दोबारा खोले गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी जो है सबको जस्टिस मिलेगा। और जो हमारा जो विदेशी जो लोग हैं जहाँ भी जाते हैं विदेश में, जो विदेशी जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, पंजाबी जो लोग हैं, उन लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि आप चिंता न करें। और हमारे जो देश में सब भाईचारा है, सब एक ही है, सिख समुदाय के खिलाफ कोई ऐसी भावना नहीं है। वो देश के मेन स्ट्रीम में है और हर जगह जाके ये वहाँ के जो इंडियन लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलते हैं और उनको अपने मेन स्ट्रीम में लेने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े से बैकग्राउंड के बाद अगर मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं दूं तो ये गलत बात होगी। और हमारी जो जैसे फौज में कहते हैं कि हर चीज़ के एंड में अपनी रिकमेंडेशन जरूर होनी चाहिए। तो जो मुझे सही लगता है, मेरे जो कुछ चंद सजेशंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमें नेशन फर्स्ट के ईथोस में काम करना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को ऊपर रखें। जो देश हम सबका है, पंजाब बाद में है, हिंदुस्तान भारत पहले है, इंडिया पहले है। तो हम अगर देश के हित में काम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सारी पॉलिसी, सारे ईथोस हम देश के हित में काम करें। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं फ्री का कल्चर चल रहा है, हर सामान फ्री में देते, कोई रेवड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब बंद करें। कोई भी राष्ट्र तभी प्रॉस्परस हो सकता है जब उसकी इकोनॉमी ठीक होगी। अभी आपके पास जितने पैसे नहीं है साल भर खर्चा चलाने के लिए स्टेट के पास, उससे ज्यादा आपके ऊपर कर्जा है। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि आप हमें बेल आउट करिए और खुद जो है लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं। वो बिजली का चार्ज किसके ऊपर लग रहा है? मेरे जैसे टैक्स पेयर के ऊपर लग रहा है। तो इस तरह की जो राजनीतिक जो चीजें हैं जो किसी भी स्टेट को कमजोर बनाती हैं। पंजाब एक इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग स्टेट रहा है और उसको वापस वहीं पे बहाल करना है। कोई भी चीज फ्री देने से बंदा निकम्मा ही बनता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप जितनी भी सुविधाएं दें, आप सड़कें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, सब काम करके दें, लेकिन किसी को फ्री में कोई चीज नहीं दें, क्योंकि फ्री करने से आदमी निकम्मा हो जाता है। काम करने के तरीके दें, उसको काम पढ़ाई कराएं, उसको स्किल डेवलप कराएं और उसको कोशिश करें कि उसको जॉब मिले। लेकिन अगर आप फ्री में दे दोगे तो फिर वो काम क्यों करेगा? कमा के खाएं। दूसरे, अभी धीरे धीरे पाकिस्तान फिर से कोशिश करता है हर बार की ये जो मिलिटेंसी है, ये आग जो है ये सुलगती रहे। ये मिलिटेंसी की फिर कोशिश करते हैं। ये धर्म के नाम पे फिर से कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पे रेडिकलाइजेशन हो, समाज में बंटवारा हो, हार्डलाइनर्स बने और भाई भाई में झगड़ा हो। अभी आपने फिर देखा होगा ये एक फिर ये अमृतपाल था, क्या नाम था? आई थिंक अमृतपाल सिंह था, जयवंत, सॉरी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो अभी फिर से एक जो जी वही था। हाँ, वो फिर से एक शुरू कर दिया, फिर से वही पुलिस स्टेशन के ऊपर झगड़ा कर दिया और पुलिस को वहां जाके पिटाई कर दी पुलिस स्टेशन में। पुलिस अपना काम कैसे कर सकती है? यही पुलिस, पंजाब पुलिस थी जो इतनी डिमोरलाइज हो चुकी थी और फिर इसी पुलिस को कुछ अच्छे ऑफिसर्स ने खड़ा किया और हिम्मत दी उनको और कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने ही इस मिलिटेंसी को अल्टीमेटली खत्म किया। आज हम देख रहे हैं टेलीविजन पे कि उसी पुलिस के इतने सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस की पिटाई कर दी और एक जो उनका साथी था उसको छुड़ा के ले गए। और उसके बाद एसपी जो है फोन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ होगा कि उसको जो है उनको छोड़ दिया जाए और उनको जो भी उनके क्रिमिनल्स थे उनको छोड़ दिया गया। इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी है कि सेंटर ने टाइमली इंटरवेन किया, सेंटर पुलिस फोर्सेस आई और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके इस केस को वहीं के वहीं दबा दिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर इस बात को बढ़ने दिया जाता तो आज एक फिर और बेंडर वाले खड़ा हो जाता और फिर हमारे देश के सामने वही एंटी नेशनल एलिमेंट्स की समस्या हो जाती।
दूसरे मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में लोकल लीडरशिप की थोड़ी कमी है। जो अभी भी चुनाव जो हुआ उसमें कोई केजरीवाल के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है। जो लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी है और इस पिछले 20 से 30 साल के दौरान कोई पंजाब की लोकल लीडरशिप को तैयार नहीं किया गया। तो सभी पार्टियां जो है कैरिस्मेटिक लीडर्स तैयार करें और पंजाब की लोकल लीडरशिप जो कि ग्राउंड रियलिटी को जानती हो, ऐसी लीडरशिप तैयार की जाए जो कि इस प्रदेश को आगे ले जा सके। और जो पंजाबियत का जो कल्चर है, जो भाईचारे का कल्चर है, जो चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सब एक मिल के रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, कोई भेदभाव आपस में नहीं है। तो वही पंजाबियत है। वो जो पंजाबियत का जो कल्चर है उसको वापस लाया जाए और जो प्राइड है सिख की और जो पंजाब की जो प्राइड है उसको वापस रेस्टोर किया जाए। ये जो सोशल चेंजेस हैं इनमें टाइम बहुत लगता है। कहना आसान है कि इस काम को ऐसे किया जाए, मैं भी आज कह रहा हूँ, लेकिन ये जो मन में जो घाव हैं, जो दिल में खराश है, उसको निकालने में समय लगता है और उसके लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ेगा। सरकार को भी करना पड़ेगा, आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा, इस देश के हर एक नागरिक को करना पड़ेगा। और बहुत कुछ ठीक हुआ है पिछले 10 साल में भी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस से शायद हमें ये ब्लू स्टार के बारे में जिक्र करने का मौका ना मिले तो अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप सब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो शायद एक दिन ये पंजाबियत और ये जो सिख प्राइड है एक बार फिर से नेशनल स्ट्रीम में मिल जाएगी और हम सब लोग एक साथ मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, आप बता सकते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी चीज़ां आ जाइए ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੈਬਜ਼ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। We will talk about it। 2-3 points ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਿਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ 2132। 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ 100% ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੂਜ ਆਫ ਦੀ ISI, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸਮੇਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਜਿਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ, ਵੈਦਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੋਏ, ਕੋਈ OBC ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ नहीं रहा। दूसरी गल, पंजाब में नहीं, पंजाब के बाहर भी पूरे देश में लोगों को बुरा लगा। जी, बहुत बुरा लगा। तो ਜਿਹੜੀ वो आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। दूसरी गल ये है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ DGP ਸੀਗੇ ਰੈਬੇਰੀਓ ਤੇ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਅ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਦੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KGB CIA ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ BJP 'ਚ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਜੋ BJP ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਨਰਲ CP ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਈ ਵਿਲ ਓਪਨ ਇਟ ਅਪ ਫॉर ਦੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਅਪਨ them, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बहुत थैंक यू जतिंदर जी। मैं सारे पॉइंट सुने हैं जो जनरल सीपी सिंह ने बताए हैं, दसे हैं सानू। दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिहड़े उभर के सामने आंदे ने। पहली गल है कि एक इंसीडेंट पंजाब और इंडिया वास्ते सब तो गलत और सैड इंसीडेंट सीगा। पाकिस्तान बांग्लादेश का रिवेंज लेना चाहता सी। मैं पाकिस्तान नू एक तौर पे बीइंग अ प्रोफेशनल ऑफ यूनिफॉर्म, बीइंग इन आर्मी फॉर लास्ट 40 years, आई गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान। आई गिव हिम क्रेडिट कि वो हिंदुस्तान के बॉर्डर तो पार अपने पंजाब स्टेट के अंदर इन्नी बड़ी मूवमेंट चला सकता है और इन्नी सक्सेसफुली, विच अल्टीमेटली वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ hitting the sanctum sanctorum of Sikhism in Amritsar Darbar Sahib, Harmandir Sahib। तो ये सक्सेस पाकिस्तान ने गेन किया। साडी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ी गलतियां सी। We had intelligence failure at national level, we had intelligence failure at the Punjab state level। Even I would go to the step saying that even the army and police intelligence failed miserably। This was happening under the nose and the corrective action time ਤੇ नहीं लिया गया। ਜਿਹੜਾ point जनरल सीपी ने भी रेज किया, जयवंत जी ने भी रेज किया कि we did not learn the lesson of timing of पवन। श्रीलंका 'ਚ भी ਸਾਡੇ टाइमिंग गलत ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। religious sentiment not only of Sikhs but also of all Punjabis living in Punjab of any caste or religion was hurt deeply, which is still hurt, and it is a huge task how to remove this feeling, that hurt, how to do, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, how do we resurrect, how do we bring about a good turn in the religious sentiments of the Punjabis। दूसरा पॉइंट मेरा है कि ऑफ ब्लू स्टार और ऑफ वुडरोज ऑफ ब्लू स्टार तो भी बैड सीगा ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ youth was picked up and indiscriminately killed। Some went across the border, I'm told। I was also a captain those days। Incidentally operation blue star ਦੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ADC ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। But what I want to say is, very bold statement I'm going to make। It was not only the law and order failure, but I think at the military level, it was an operational failure। Why did we take such steps? I believe General Sinha had the guts to say that I will not do this operation। Why was this operation undertaken? Siege क्यों नहीं लाया गया? बाद में हुआ operation Black Thunder or something, I'm not forgetting the name, Javin। Yeah, Black Thunder sir, Black Thunder। that's right, Black Thunder। वहां पे सीज लगाया गया और इनको मिलिटेंट जो कुछ फिर घुस गए तो उनको बाहर निकाला गया। बहुत से तरीके थे करने की। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि आर्मी की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस अंदर चले जाएं, टैंक्स चले जाएं, आर्टिलरी की गन्स बुला ली जाएं। आई मीन व्हाट द हेल वाज हैपनिंग टू माय माइंड। मैं 40 साल रहा हूं, मैं भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर। इट वाज एन ऑपरेशनल फेलियर, इट वाज पैनिक। इसको अब ठीक कैसे किया जाए? 1984 उसके बाद इंदिरा गांधी जैसे बयान किया है जनरल सीपी सिंह ने कि उनकी हत्या के बाद एंटी सिख राइट्स और एंटी सिख फीलिंग। हम खुद यूनिफॉर्म में थे, यंग ऑफिसर्स होते थे, हमारे यूनिफॉर्म के अंदर भी ग्रुप बन के और हमारे को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था। तो ऐसी सिचुएशन हमने झेली है। So anyway, it was a bad situation। What I want to say is that
there is a need to have border vigilance in Punjab and Jammu and Kashmir. They are connected borders. I would say from Chenab River to Gurdaspur and right up to Fazilka, Firozpur. ये एरिया जो है इसमें बॉर्डर विजिलेंस होना बहुत जरूरी है. जैसे कि अब टेक्नोलॉजीज जम्मू एंड कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू से पठानकोट से लेकर जम्मू तक जो टेक्नोलॉजी वहाँ लगाई गई है वो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पंजाब के बॉर्डर पे भी है. यहाँ पे हर किस्म का सेंसर लगना चाहिए. खाली बॉर्डर फिन से काम नहीं चलेगा. हम खुद ही देख रहे हैं कि पाक कैसे ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है, कैसे ड्रग कल्चर ला रहा है, कैसे हमारा यूथ टारगेट किया जा रहा है. और अब सेकंड टाइम एक सक्सेस पाकिस्तान गेन कर रहा है इन द एक्शन ऑफ मिस्टर अमृतपाल. मिस्टर अमृतपाल शुड हैव, आई नो वी कैन से दैट उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, कोई एफआईआर नहीं बनी, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी को भी उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी, उसमें उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, मगर ये ऑपरेशन किया गया. तो आई थिंक इन द एंड आई विल नॉट टेक मोर टाइम. आई विल कंक्लूड बाय सेइंग it was a political failure. You need 2 minutes. Military failure at the national level. It was a failure of all agencies at the national level. It could have been avoided. Thank you very much. डिस्कशन है वो थोड़ा सा नेशनल उससे चल के पॉलिटिकल डोमेन में आ गया है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता. पॉलिटिकल डोमेन में आ गया है, मैं पॉलिटिकल डोमेन के बारे में बात नहीं करना चाहता. यस, इट वाज समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स टू स्टार्ट विद. जो शिरोमणि अकाली दल के अगेंस्ट में किसी को खड़ा करना चाहते थे, पाकिस्तान टुक एडवांटेज. और जो हमारे जयवंश ने भी कहा था कि जो पब्लिक है, जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होती तब तक कोई इंसर्जेंसी नहीं चलती. तो जिस दिन पब्लिक खड़ी हो गई और पब्लिक ने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, माँ बहनों ने बोला कि नहीं ये गलत रास्ता है, इसको छोड़ दो, उसी दिन इंसर्जेंसी खत्म हो गई. अब जो 30 साल में हुआ है, उस टाइम जो लोगों ने क्या किया, ये हाइंडसाइट में कहना बहुत आसान है हमारे लिए आज बैठ के टीवी के ऊपर के जी उन्होंने गलत किया, उसने भी गलत किया, फौज ने भी गलत किया. जो उस टाइम सर्कमस्टेंसेस रहे थे उन्होंने अपनी तरफ से दी बेस्ट करने की कोशिश करी. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ. हो गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट. अब पिछले 30 साल से हम कोशिश कर रहे हैं और पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस सबको एक ऐसा माहौल बने कि सबको बुलाया जा सके और दोबारा पंजाब फिर से प्रॉस्परस हो सके और नेशनल स्ट्रीम का एक अहम प्रदेश बन जाए. Thank you. I think everybody has given out very, very valid points. Just to recapitulate, ਅਸੀਂ 3 point discuss करने थे. The background of Operation Blue Star, the repercussions and the reconciliation. Repercussions and background have been discussed at length. But what should we do now is the question. I think somewhere from our discussion, the government is also looking at broader ideas which can be implemented on ground. So, what has been brought out by Mr. Anil Sharma, I would like to add to that Mr. Sidhu, who was ex-RAW, gave an interview to Major Gaurav Arya, and he brought out exactly what was the background of Blue Star. It was done by the government of India, it was done by Congress, everything is very, very clear, and of course General Barar's interview. These two interviews very clearly bring out who was behind this nonsense. There is a small difference between information and intelligence. Everybody knows what is going on. That is information. But to convert it to intelligence and the intelligence agencies to act upon them, that was where the failure lies. This happened not only in Punjab, it happened 5 years after Blue Star in 1989 and 19 in Jammu and Kashmir. I will not name the formation, but right under the nose of Jammu and Kashmir police and the infantry formations and other formations, 40,000 youth crossed the line of control. How did they cross? How did they cross when the LC was being manned? These are intelligence failures and nobody acted upon them. Next point I want to bring out is that memory is very short-lived in India. But that hurt in the hearts of the Punjabis is not yet healed. How do we heal that? How do we reconcile that fact?
Many suggestions have come forward about border vigilance, getting high technology in Punjab border to monitor the border activities, stopping of drug activities. We Indians say, but we don't act upon it. I will give you an example कि पंजाब ਦਾ youth ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? हर गांव के अंदर, हर पिंड के अंदर आईलेट्स की दुकान खुली है, वीजा ऑपरेशन के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं. Why is it being allowed? What is the present government doing about it? So we talk, we don't act. That is the biggest problem of Indian mind. Anti-Sikh feeling must go. A gentleman made a very valid point. He was from Dharamsala, the professor. Una साहब ने बोला कि anti-Hindu and Sikh feeling must grow. If we are part of them, General CP Singh also started by saying we are part of Indus Valley civilization and Sanatan Dharan, and we are a fallout from Hinduism. Then this anti-Sikh feeling, all India must go. It has to go, and that is one reason कि पंजाब के गांव में कहीं भी चले जाओ, most of the villages आपको पगड़ी नहीं दिखाई देगी. मेरे को बहुत झटका लगा जब मैं गांव गया कि पग ही नहीं है. सबने बाल कटा दिए, मुंदरियां डाल ली, टैटूज निकाल लिए गले और बाजुओं पे, और पता नहीं क्या शक्ल बना ली, और बाकी कनाडा भाग रहे हैं. तो कहाँ गया वो सिख? ये पंजाब में आवाज उठनी चाहिए कि गेट द टर्बन बैक, पग्गा जा जाओ, अपनी कल्चर बनाओ. एक और बड़ा ग्रेव पॉइंट है, आई वुड लाइक टू पुट इट हियर, कन्वर्जन ऑफ पंजाबीज इनटू क्रिश्चियंस. Nobody is taking any action against it. There are 3 churches being constructed in Chandigarh. बाकी दी गल छड्डो. In Chandigarh, in 37 sector, 38 sector, there's a church under construction right now. बोलते बहुत हैं, पर हम करते कुछ नहीं. उनको रोकने का किसी ने प्रयास किया कि क्यों हो रहा है? मेरे को तो बड़ी हैरानगी हुई. मैं 40 साल फौज में घूम घाम के जब सिविल में आया हूँ, यहाँ पता लगता है कि दलितों का गुरुद्वारा ही अलग है, जटा सिखां दे गुरुद्वारे अलग है. वो उधर अलाउड नहीं है. तो गुरु नानक साहब की मिट्टी प्लीट करती, जो उन्होंने सिखाया जी वो सब खत्म हो गया. रिक्रूटमेंट सिखा दी खोलो पॉइंट जसजीत गिल ने किया सी हुण, बट खोल तो लईए, बट अग्निवीर स्कीम इज अ बिग फेलियर. नेपाली सोल्जर्स और गोरखास आर गोइंग टू चाइना फॉर एनरोलमेंट. वो नहीं आंदे 5 साल वास्ते थे. ये फेलियर हो जाएगा, मेरी मार्क कर लो वर्ड. अगले 4 साल में खुद ही फेल हो जाएगा सिस्टम. फिर कौन सा बच्चा आएगा 5 साल की नौकरी करने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए? तो जब हम, किसी ने बोला कि पाकिस्तान का खेल नहीं था, उन्होंने एडवांटेज लिया. क्या इंडियन की एजेंसीज बलूचिस्तान और सिंध में एडवांटेज ले सकती हैं? कुछ एक्शन करेंगी? इज देयर अ पॉलिटिकल विल? वी डोंट डू दैट. व्हाई डिड इट हैपन इन इंडिया? तभी तो, एंड लार्ज नंबर ऑफ अस स्पोक, it was a political and military blunder. I leave it at that, and best wishes to all of you. You spoke very well. I just, summarized the point that I mean. Thanks, Satyakal Satinder ji, बहुत अच्छा मौका देता. बहुत शुक्रिया सर. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ 2-3 ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ. ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਫੌਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ. ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ कार्यक्रम ਹੋਇਆ. ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ. ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗੀਆਂ. ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ. ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚੀ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਉੱਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਛਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।